तो चैप्टर 2 रशियन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में हमने ज़ार निकोलस के बारे में तो समझ लिया था कि ज़ार निकोलस टू कौन थे, जो रशिया के एक एम्परर बन थे। 1914 की बात चल रही थी, उस समय रशिया के एम्परर थे ज़ार निकोलस टू, और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ पे जो है अपना पूरा का पूरा पावर जमा रखी थी। फिर अब क्वेश्चन ये आया था, इसमें आता है कि ज़ार निकोलस टू के टाइम पे रशिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो हम ये समझते हैं पहले। क्वेश्चन था, व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ रशिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज़ार निकोलस टू। ज़ार निकोलस टू के टाइम पे रशिया की इकोनॉमी कैसी थी, ये हम समझ रहे थे। देखिए, हाँ जी, तो ज़ार निकोलस टू के टाइम पे हम लोग जो है इकोनॉमी के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, ज़ार निकोलस टू के टाइम पे जो मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल थे, करीबन करीबन 85% लोग, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। ज़ार निकोलस टू के टाइम पे 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर को यूज़ करते थे एज अ मीन ऑफ देयर अर्निंग। पैसा कमाने के लिए वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। ये नंबर बहुत ज़्यादा था उस समय, क्योंकि उस समय इंडिया की बात करें ना, तो उस समय इंडिया में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 टू 70 लोग थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। अगर हम बाकी कंट्री देखें यूरोप की, क्योंकि रशिया यूरोप में भी आता है, तो 40% लोग जो थे सिर्फ करते थे एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें फ्रांस में, और उस समय 50% लोग ही करते थे जर्मनी के अंदर भी एग्रीकल्चर। तो रशिया में तो बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। ठीक है, तो इस तरह की इकोनॉमी चल रही थी वहाँ पर, कि वहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। इसके अलावा छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी थी रशिया में। तो वहाँ पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी थी रशिया में। जैसे रशिया में अगर हम बात करें तो जो रशिया की कैपिटल है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। इसके अलावा रशिया की एक और कैपिटल भी है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो जो रशिया की कैपिटल थी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर आपकी जो थी वो इंडस्ट्रीज़ भी थी, और इंडस्ट्री में भी लोग काम करते थे। बट फैक्ट्रीज़ का नंबर ज़्यादा नहीं था, थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज़ ही थी आपकी रशिया में। और जो लोग थे वो क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है जो कुछ क्राफ्टिंग का काम करते हैं, जो लोग कुछ तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ आर्ट का काम करते हैं, वो भी तरह के लोग आपको रशिया में देखने को मिलते थे। तो रशिया में इंडस्ट्रीज थी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, बट वो कम थी। हाँ, जब रशिया में, अगर हम बात करें, जब रशिया में 1890 के टाइम पे, जब रशिया में 1890 के टाइम पे आपकी रेलवेज लाई गई थी, जब रशिया में पहली बारी रेलवेज आई थी, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत हुई थी इंडस्ट्रीज में। देखो, जब भी किसी देश में कोई नई डेवलपमेंट होती है ना, तो वहाँ पर विदेशी कंट्री पैसा इन्वेस्ट करती है। जब रशिया में रेलवेज आई तो फॉरेन कंट्रीज को लगा कि अब रशिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा। तो जब भी किसी कंट्री में कोई चीज़ नई आती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। सपोज करो कल को इंडिया में जो है अब बहुत सारे बुलेट ट्रेन्स बनेंगी, तो उस टाइम में फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट बोल रही है हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाएंगे, हम जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये होगा कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वैसे ही वहाँ पर हुआ था। जब रेलवेज लगाई गई थी रशिया में पहली बारी 1890 में,
तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशियों ने काफ़ी पैसा लगाया था रशिया में, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का नंबर बढ़ा था, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी एक्सपेंड हुई। दूसरा, जब रेलवे आएगी तो रेलवे चलती थी उस समय कोयले पे, तो कोल की डिमांड भी रशिया में डबल हो गई थी। और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बन रही थी वहाँ पर, तो इंडस्ट्रीज़ में आयरन और स्टील की डिमांड होती है, तो आयरन और स्टील की डिमांड 4 गुना बढ़ गई थी। और इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर फैक्ट्रीज खुलने लगी थी। तो ऐसे इकोनॉमी चल रही थी ज़ार निकोलस II के टाइम पे रशिया में। एक और चीज़, अब क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो खुलने लगी थी, तो वहाँ पर क्या था कि ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोग अपने पास ले रहे थे। मतलब गवर्नमेंट का कुछ नहीं था प्राइवेट इंडस्ट्री में पार्ट, प्राइवेट लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज खरीद रहे थे, बट गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज करती थी उस समय कि हो ये कि एक फैक्ट्री में, जो प्राइवेट फैक्ट्री खुल रही है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री खुल रही है, वहाँ पर जो वर्कर्स हों उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिले और उनका काम करने का जो समय है वो कम हो, ज़्यादा ना हो। जैसे आज के टाइम पे आपको पता होगा कि 8 घंटे या 6 घंटे की जॉब होती है इंडिया में। पहले टाइम पे 10 से 12 घंटे होती थी जॉब की ड्यूटी, और कहीं-कहीं तो 15 घंटे भी होती थी। तो गवर्नमेंट अपने इंस्पेक्टर भेज के ये पता लगाती थी कि जो छोटी-मोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, वहाँ पर वर्किंग आवर जो है वो 10 से 12 घंटे ही रहे। बट कभी-कभार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो चीटिंग करते थे, पैसा खा लेते थे, जिसकी वजह से 15-15 घंटे भी वहाँ पर काम करवाया जाता था। तो कुछ इस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी चल रही थी रशिया की। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि इकोनॉमी चल कैसे रही थी रशिया की, तो नंबर 1 पॉइंट ये लिखेंगे कि 85% लोग रशिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, जिससे रशिया की इकोनॉमी चल रही थी। बाकी 15% लोग जो बच गए थे, वो किस पे डिपेंड करते थे? वो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करना पसंद करते थे, वो वर्कर्स थे, वो लोग वर्कर्स थे। अब इंडस्ट्रीज़ थी रशिया में, बट वो बहुत सारी नहीं थी, कम ही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एग्रीकल्चर करते थे। इंडस्ट्रीज़ 2 जगह थी, जो कैपिटल है मॉस्को और जो दूसरी कैपिटल है सेंट पीटर्सबर्ग। जब रशिया में रेलवेज़ आईं 1890 के टाइम पे, तो रेलवे की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुली और बहुत लोगों को जॉब वगैरह मिली। बट ये इंडस्ट्रीज़ जो थी वो किसके पास थी? प्राइवेट लोगों के पास। और प्राइवेट लोग लोगों से, गरीब लोगों से, वर्कर्स से 15-15 घंटे काम करवाते थे। गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि इनका वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे रहे, बट बहुत टाइम पे जो इंस्पेक्टर भेजती थी गवर्नमेंट चेक करने के लिए, वो अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं कर पाते थे। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, द वास्ट मेजॉरिटी of Russia's population about 85% were living and earning through agriculture. Full stop. इसी में लिखिए, this number was high compared to France, where 40%, and in Germany, where 50% people work in agriculture. Second point,
there were industries in small number in Moscow and St. Petersburg. Due to expansion of railway in 1890, many new factories came, and so many people were given employment. Due to increase in coal production by double and iron and steel production by 4 times. Full stop. Last point, most of these industries were owned by private individual. Government supervised these factories to ensure minimum wages and limited working hours, ब्रैकेट में लिखना 10 to 12 hours, but फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर गवर्नमेंट भेजती थी, इंस्पेक्टर could not prevent rules being broken. फुल स्टॉप. ये पूरा इकोनॉमी का सिस्टम था रशिया में. अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इकोनॉमी तो हमने देख ली कि मेजॉरिटी ऑफ लोग एग्रीकल्चर पे काम करते थे, के थ्रू अपना लाइफ चलाते थे, बाकी 15% लोग छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम करते थे वर्कर के थ्रू. अब सोशल ग्रुप्स कैसे थे रशिया के वो समझते हैं. क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब दी सोसाइटी कैसे थी रशिया की, सोशल ग्रुप्स कैसे थे रशिया के ऑफ रशिया ड्यूरिंग जार निकोलस टू टाइम. जार निकोलस के टाइम पे सोसाइटी कैसे थी, सोशल ग्रुप्स कैसे थे, ये हम लोग समझते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि सोशल ग्रुप्स, सोसाइटी कैसे थी रशिया की जार निकोलस टू के टाइम पे. देखिए, आपको मैंने बताया ही था कि अभी हमने डिस्कस किया ही था कि रशिया में 85% लोग पीजेंट्स थे और 15% लोग वर्कर्स थे. पहले स्टार्टिंग करते हैं वर्कर्स से. सोशल ग्रुप का मतलब ही यही है कि वहाँ पर किस किस तरह के लोग रहते थे. अभी हमने देखा पीछे वाले क्वेश्चन में, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में, कि पीजेंट्स लोग और वर्कर्स लोग रहते थे, है ना. अब वर्कर्स लोग भी कैसे थे वो समझते हैं. यही तो हमारा क्वेश्चन है, सोशल ग्रुप्स
कि कैसे-कैसे लोग रहते थे वहाँ पर। तो 15% वहाँ के वर्कर्स लोग थे, बाकी लोग तो खेती-बाड़ी करते थे। जो वर्कर्स थे, उसमें ये था कि ना कुछ वर्कर्स लोग तो सिर्फ़ काम करने के लिए रशिया के शहरों में काम करते थे वो, बाकी तो वो अपने गाँव से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि विलेज तो वहाँ पर भी थे ना। तो सारी इंडस्ट्रीज़ तो फैक्ट्रीज़ तो शहरों में होती थी, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो अपने गाँव से लोग आते थे वहाँ पर काम करने के लिए, बट वो अपने विलेजेस से अभी भी अटैच रहते थे और बीच-बीच में वहाँ जाते रहते थे। कुछ ऐसे वर्कर्स थे रशिया में। तो कुछ वर्कर्स ऐसे थे कि जो सिर्फ़ शहरों में आके बस गए थे और वहाँ पर काम करते थे। वर्कर्स में विमेन्स भी थी रशिया में, जो वर्कर्स का रोल प्ले करती थी। जितने भी वर्कर्स वहाँ पर थे, उसका जैसे मैंने बताया ना आपको, पूरी पॉपुलेशन का 15% थे वर्कर्स। उस 15% के 31% विमेन्स थी। मतलब जितने भी वर्कर्स वहाँ पर थे, सपोज़ करो वहाँ पर 100 वर्कर्स थे, मान लेते हैं अगर रशिया में, तो 100 में से 31 तो विमेन्स ही होती थी वहाँ पर। तो विमेन्स भी अच्छे खासे नंबर में काम करती थी। बट विमेन्स की सैलरी बहुत कम होती थी कंपेयर टू मेन। हाँ, वर्कर्स में विमेन्स भी होती थी और उनकी सैलरी थोड़ी-सी कम होती थी कंपेयर टू मेन की बात करें अगर। अच्छा, एक चीज़ तो इसके आगे हम बात करें तो अब जो वर्कर्स लोग थे, इन सब वर्कर्स में जो मेटल वर्कर्स थे, वो सबसे ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं स्किल्ड होते थे। क्योंकि मेटल वर्कर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग की नीड पड़ती थी। बाकी तो कोई भी वर्कर आसानी से बन सकता था, बट जो मेटल की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे, वो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद बनते थे और सबसे ज़्यादा पैसे भी उस समय मेटल वर्कर को ही मिलते थे रशिया में काम करने के। अच्छा, अब अगर हम देखें तो वर्कर्स की बहुत डिवीज़न थी रशिया में। कुछ वर्कर्स अपने गाँव से जुड़े रहते थे, तो कुछ वर्कर्स शहरों में आके बस गए थे, तो कुछ वर्कर्स विमेन्स थे। और इन सब में जो मेटल वर्कर्स होते थे, उनकी सैलरी हाईएस्ट होती थी, ठीक है। अब वर्कर्स बहुत डिवाइडेड थे, है ना? वर्कर्स डिवाइडेड थे, बट जब कभी प्रॉब्लम पड़ती थी, तो वर्कर्स साथ मिलकर एक-दूसरे की हेल्प भी करते थे। जैसे कभी-कभार जब वर्कर्स को अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, तो वर्कर स्ट्राइक करते थे अपने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ। जैसे ये सब लोग स्ट्राइक कर रहे हैं फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कि अगर इनको सैलरी ठीक नहीं मिली। तो ऐसा सिस्टम था वर्कर्स था रशिया में। बट अगर हम बात करें पीजेंट्स का, तो वो कैसे तरह के लोग थे, वो भी समझते हैं। अब अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो रशिया में हमको पता है 85% लोग पीजेंट्स थे। देखिए जो किसान होता है ना, जो खेती-बाड़ी करता है, उसे हम लोग पीजेंट भी बोल सकते हैं। तो 85% तो वहाँ पर पीजेंट्स थे, जो खेती-बाड़ी करते थे। अब जो पीजेंट्स लोग थे ना, वो अपने लैंड पे खेती-बाड़ी नहीं करते थे। वो किसी अमीर नोबल, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था ना हमने हिस्ट्री का। नोबल्स कौन होते थे? नोबल्स होते थे जो राजा के काफ़ी ख़ास होते थे, मंत्री वगैरह टाइप। तो नोबल्स वगैरह जो लोग थे या जो चर्च के जो लोग थे, उनके पास ही सारा का सारा एग्रीकल्चर का लैंड होता था उस समय। वर्कर सिर्फ यहाँ पर काम करते थे, उन्हें सिर्फ सैलरी मिलती थी काम करने की। सारा प्रॉफिट तो नोबल्स और चर्च के लोग ही खाते थे। बट ये जो लोग थे, जो वर्कर्स, जो आपके पीजेंट्स थे, ये बहुत नफरत करते थे नोबल्स से, क्योंकि नोबल्स लोग सारा प्रॉफिट छीनते थे और इनको बहुत कम सैलरी देते थे। और इसी वजह से इसी वजह से
रशिया में 1902 के टाइम पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जब किसान लोग खुश नहीं थे नोबल्स से, क्योंकि नोबल्स उन्हें सैलरी कम देते थे, तो हुआ क्या कि जब उन्हें सैलरी कम मिलती थी और जब सारा प्रॉफिट नोबल्स ले जाते थे वर्कर्स से, तो बहुत बारी गुस्से में आकर नोबल्स को वर्कर्स ने मारा भी था। और 1902 में तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया साउथ रशिया में, जहाँ पर बहुत सारी जगह पर लोगों ने नोबल्स को मारा, और क्योंकि उनकी सैलरी वगैरह कम होती थी। तो ये सिस्टम चल रहा था। बट एक और सिस्टम चल रहा था रशिया में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एक मीर सिस्टम चलता था रशिया में। मीर सिस्टम क्या होता है कि सपोज करिए, मैंने बताया आपको अभी कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड तो अमीरों के पास होता था, नोबल्स के पास, बट कुछ लैंड कुछ पीजेंट्स के पास भी होता था। कुछ पीजेंट्स लोग लैंड के मालिक भी होते थे। अब कभी कभार क्या होता था कि ना, जब सपोज करिए इनके पास ये लैंड है पूरा, और सपोज करिए कि इनके पास एक और लैंड है, और सपोज करिए इनके पास भी एक अपना लैंड है, ठीक है। बाकी लोगों के पास सपोज करिए लैंड नहीं है, और उनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अपनी फैमिली को वो चला नहीं पा रहे। तो रशिया में ये भी था कि जब कभी पीजेंट्स लोग अपने दूसरे पीजेंट्स को मुसीबत में देखते थे, तो ये सब लोग अपना लैंड मिल बांट के डिवाइड कर लेते थे ताकि सबको लैंड मिल सके। इसको मीर सिस्टम बोलते थे। तो इस तरह का सिस्टम भी चलता था रशिया में। तो कुछ इस तरह की सोसाइटी रशिया में देखी जाती थी, वर्कर्स और पीजेंट्स की। तो आंसर लिख लेते हैं हम लोग कि सोसाइटी या सोशल ग्रुप्स कैसे थे रशिया में। पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं वर्कर्स की, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि दो तरह के लोग रहते थे। चलो ऐसा पहले पहला पॉइंट ये लिख देते हैं कि देयर वर अबाउट 15% वर्कर्स एंड 85% एग्रीकल्चरलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट लिविंग इन रशिया एट दैट टाइम। उस समय ऐसे लोग रहते थे। 85% लोग खेती बाड़ी करते थे, 15% वर्कर्स। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं कि वर्कर्स किस तरह से रहते थे। अब वर्कर्स में आप फर्स्ट पॉइंट डालिए कि वर्कर्स किस तरह के थे वहां पर। वर्कर्स वर डिवाइडेड ग्रुप। सम had settled in cities permanently. Others had a strong link with village from where they came. वर्कर्स अलग अलग तरीके थे रशिया में। कुछ वर्कर्स शहरों में आके बस गए थे, तो कुछ लोग अभी भी गांवों से जुड़े हुए थे अपने। विमेन्स वर 31% ऑफ दी वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स थे रशिया में उसके 31% विमेन्स थी, बट देवर पेड लेस, उनकी सैलरी कम होती थी देन मैन। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स थे जिनको अच्छी सैलरी मिलती थी वो मेटल वर्कर्स थे। अमंग वर्कर्स, मेटल वर्कर्स
were more skilled and their profession and their work required more training. काफ़ी ट्रेनिंग से कोई बंदा रशिया में बनता था मेटल वर्कर, और काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती थी उनकी बाकी लोगों से। डिस्पाइट इन सब प्रॉब्लम्स के कि वर्कर्स अलग अलग तरीके के थे, कुछ विमेंस वर्कर थे, तो कुछ मेटल वर्कर्स थे, तो कुछ लोग शहरों में परमानेंटली रहने वाले वर्कर्स थे, तो कुछ अभी भी गाँव से जुड़े हुए वर्कर्स थे, अलग अलग तरह के वर्कर्स थे। डिस्पाइट इसके ये सब जुड़ जाते थे जब कोई प्रॉब्लम होती थी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। डिस्पाइट डिविजन अमंग वर्कर्स, they did unite to strike against their owner full stop। तो कभी कभार ये अपने मालिक के खिलाफ जो थे वो नहीं, अगेंस्ट देयर they did unite to strike against their employer। जब कभी इनको कुछ प्रॉब्लम आती थी तो ये सब लोग मिलकर साथ में स्ट्राइक भी करते थे अपने मालिक के खिलाफ। तो ऐसे वर्कर्स थे वहाँ पर। पीजेंट्स पे आते हैं कि पीजेंट्स कैसे थे रशिया में। इन कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज में। इन कंट्री साइड या विलेज पीजेंट्स कल्टीवेट लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स, कॉमा चर्च। विलेज में पीजेंट्स लोग लैंड की खेती बाड़ी करते थे जो लैंड होता था नोबल्स और चर्च का। सेकेंड पॉइंट, दे मतलब ये जो आपके पीजेंट्स थे, पीजेंट्स however have no respect for nobles as nobles charge huge rent from peasants। पीजेंट्स लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे नोबल्स को, क्योंकि नोबल्स लोग काफ़ी अच्छा खासा रेंट लेते थे पीजेंट से। नोबल्स लोग पीजेंट से रेंट लेते थे। रेंट क्यों लेते थे भाई? क्योंकि नोबल्स की प्रॉपर्टी पे पीजेंट्स खेती बाड़ी करते थे, तो खेती बाड़ी करने का पैसा लेते थे नोबल्स लोग और उनको कुछ सैलरी देते थे पीजेंट्स को। तो पीजेंट्स लोग को पसंद नहीं था ये, क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मोटा रेंट वसूलते थे नोबल्स लोग। तो इसलिए पीजेंट्स लोग नोबल से नफरत करते थे, है ना। और हुआ क्या कि उन्होंने जब रेंट देने से मना करा और बहुत बार उन्होंने उनको मार भी दिया। एंड सो मैनी पीजेंट्स refused to pay rent and even murdered the nobles, which took place, ये सब हुआ था, which took place in 1902 to 1905 in साउथ रशिया। तो ऐसे तरह के पीजेंट्स लोग वहाँ पर रहते थे। बट कभी कभार पीजेंट्स एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। कब हेल्प करते थे? डिस्पाइट ऑल दिस, peasants
many time pool and divide their land to help other peasants other pigeons. This was called मीर, इसको मीर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो भले ही पीजेंट्स लोग नोबल से नफरत करते थे, बट वो अपनी आपस में हेल्प भी करते थे। जैसे मीर सिस्टम था कि जब कुछ लोगों के पास लैंड होता था, पीजेंट्स के पास, बाकियों के पास नहीं होता था, तो सभी पीजेंट्स लैंड को आपस में बांटते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। इस तरह की थी रशिया की सोसाइटी।